वेलकम इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। आज हम सब आय का चक्राकार प्रवाह, सर्कुलर इनकम फ्लो जो है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रवाह। द्विक्षेत्र कौन कौन से होते हैं? पहला है तुम्हारा परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, हाउस होल्ड और फर्म। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध है, तो सबसे पहले उसको देखें। और ये नीचे का जो सरकार और विदेशी क्षेत्र बना हुआ है, इसको ना देखें, केवल ऊपर का ही देखें और उसको समझें। परिवार क्षेत्र साधनों की पूर्ति करता है उत्पादक क्षेत्र को। तो साधन बाजार, रियल फ्लो, ये उत्पादक क्षेत्र में हुआ। साधन बाजार परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र में, और साधनों का प्रयोग उत्पादक क्षेत्र कर रहा है, तो इसलिए उत्पादक क्षेत्र इन साधनों को प्रतिफल प्रदान करेगा। अर्थात ये उत्पादक क्षेत्र इन साधनों को, जो भूमि सब पूंजी प्रबंध साहस है, इनका जो प्रतिफल है, उन प्रतिफल को वापस करेगा जब, तो ये आय के रूप में परिवार क्षेत्र को प्राप्त होगी। उत्पादक क्षेत्र का ये व्यय होगा। जो परिवार क्षेत्र की आय है वो उत्पादक क्षेत्र का व्यय है। परिवार क्षेत्र से साधनों को क्रय किया उत्पादक क्षेत्र ने, और बदले में उनको उनका जो प्रतिफल है वो प्रदान कर दिया। ये उत्पादक क्षेत्र का व्यय हो गया और परिवार क्षेत्र की आय हो गई। अब चूंकि साधनों का प्रयोग उत्पादक क्षेत्र ने किया है, तो वो उस वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करेगा। तो वस्तुओं और सेवाएं, इनका क्रय कौन करेगा? तो परिवार क्षेत्र करेगा। ये भी रियल फ्लो है। और परिवार क्षेत्र अब चूंकि वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर रहा है, तो इनका भुगतान भी करेगा। तो इस प्रकार से परिवार क्षेत्र व्यय करेगा जो उत्पादक क्षेत्र की आय है। तो इस प्रकार से आय का चक्राकार प्रवाह इस प्रकार से हो गया। अभी क्या है कि ये पहला प्रतिबंध है, और वो पहला प्रतिबंध कौन सा है कि बचत और विनियोग, बचत और निवेश अनुपस्थित है। अर्थात परिवार क्षेत्र को जो आय प्राप्त हो रही है वो संपूर्ण व्यय कर रहा है। किस पर? वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर। और उत्पादक क्षेत्र है, उसको जो आय प्राप्त हो रही है वस्तुओं और सेवाओं के क्रय से, तो वो कोई भी बचत नहीं कर रहा है और संपूर्ण साधनों पर व्यय कर रहा है। तो इस प्रकार से बचत और विनियोग शून्य है। बचत और विनियोग जब शून्य है, तो वहां पे ये जो वित्त बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार है, ये अनुपस्थित है। अब दूसरा प्रतिबंध है कि बचत और निवेश उपस्थित है। अर्थात परिवार क्षेत्र बचत कर रहा है और उधार ले रहा है, और उत्पादक क्षेत्र बचत कर रहा है और उधार भी ले रहा है। तो जब परिवार क्षेत्र वित्त बाजार में एकत्र होता है, बचत जब हमारे पास, हमारी आय कंजम्पशन से कुछ बच गई, तो हमने वित्त बाजार में जमा कर दिया। यदि हमें कभी आवश्यकता पड़ी तो हमने उधार भी ले लिया। अब ये व्यक्तिगत के रूप में नहीं, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण हो रहा है चूंकि, और यही उत्पादक क्षेत्र में है कि उत्पादक क्षेत्र के पास जो अविभाजित लाभ है, यानी जिस लाभ का वितरण नहीं किया गया है, वो बचत है, और वो बचत वित्त बाजार में जमा कर दिया। यद्यपि
ये जो बचत होती है, अविभाजित लाभ है, इसका फर्में कई दूसरे क्षेत्रों में भी प्रयोग करती हैं। जैसे फर्म का विस्तार कर लेती हैं, नई नई मशीनें, नया प्लांट लगा लेती हैं। इसको छोड़ करके हम लोग बात कर रहे हैं तो वित्त बाजार में बचत, और इसी प्रकार से निवेश भी होता है वित्त बाजारों से। कई जो वित्त बाजार में कई फर्में, जो कई वित्तीय संगठन होते हैं, वो अपना जो बचत है, जो अपना जमा है, उसका निवेश उत्पादक क्षेत्र में करते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों क्षेत्रों में और बचत और निवेश का प्रभाव इस प्रकार से होता है। ये दो क्षेत्र थे, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था, जो आदर्श स्थिति थी, किंतु वह व्यवहारिक जगत में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती नहीं है, विवाद उत्पन्न होते हैं। कभी यह स्थिति हो सकती है कि साधनों को उनका प्रतिफल नहीं दिया जा रहा है। प्रायः ऐसा होता है कि फर्में उत्पादन के साधनों का शोषण करती हैं, काम ज्यादा लेती हैं, भुगतान कम करती हैं। कभी कभी ये स्थितियां होती हैं। कभी दूसरी स्थिति ये होती है कि परिवार क्षेत्र वस्तुओं को क्रय करता, उनका भुगतान नहीं करता है, विवाद उत्पन्न होते हैं। इन विवादों का निपटारा कौन करता है? तो वो रेगुलेट करने के लिए अब तीसरा क्षेत्र भी अब ले लेते हैं। तो ये द्विक्षेत्रीय व्यवस्था थी, अब इसी में त्रिक्षेत्रीय व्यवस्था भी हो जाए। तीन क्षेत्र में अब हमारे पास सरकार आ गया, सरकारी क्षेत्र। अब ये इन दोनों क्षेत्रों को, उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र, हाउस होल्ड, इन दोनों को रेगुलेट करेगी, नियंत्रित करेगी, नियमित करेगी, ताकि व्यवस्था जो है, शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी भी प्रकार का औद्योगिक विवाद न उत्पन्न हो। इसका काम सरकार का, ये काम सरकार करेगी। सरकार इन दोनों पर रेगुलेशन या नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। सरकार प्रयास ये करेगी कि उत्पादक क्षेत्र उन वस्तुओं का उत्पादन ना करे जिनका उपभोग करने से मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। परिवार क्षेत्र पर भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। परिवार क्षेत्र पर सरकार, उनकी आय अत्यधिक हो गई है तो आय करों के माध्यम से आय प्राप्त करेगी, उन पर करारोपण करेगी। जैसे मादक पदार्थ होते हैं, इन पे करारोपण की दरें बहुत ऊंची होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका उपभोग परिवार क्षेत्र कम करे। इसी प्रकार से कर लगाए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। एक इनकम स्लैब के ऊपर जब इनकम हो जाती है तो सरकार कर वसूल करती है। तो इस प्रकार से करों के माध्यम से सरकार के पास आय प्राप्त होगी। और दूसरा क्या है कि सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से परिवार क्षेत्र को सहायता भी प्रदान करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट होगा, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा पर सब्सिडी, इस प्रकार के जो है व्यय सार्वजनिक व्यय के माध्यम से परिवार क्षेत्र को सहायता भी प्रदान करेगा। तो एक और परिवार क्षेत्र से करों के माध्यम से परिवार क्षेत्र की आय को कम किया गया, दूसरी ओर ट्रांसफर पेमेंट के माध्यम से परिवार क्षेत्र की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया गया। बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था करना, उस पर सब्सिडी देना। इसी प्रकार से सरकारें उत्पादक क्षेत्र का भी सहयोग करती हैं, उन पर कर लगाती हैं ताकि इनका प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, दोनों करों के माध्यम से सरकार उनसे आय प्राप्त करती है। और ट्रांसफर पेमेंट, सब्सिडी, उनके यहाँ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सड़कों का विकास करना, पानी की व्यवस्था करना,
बिजली की व्यवस्था करना, इस प्रकार के द्वारा ये कार्य करके उत्पादक क्षेत्र को सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार मदद करती है। और यहां पर एक और छोटा सा है इसमें अंग कि सरकार भी वित्त बाजार में अपनी बचत को जमा करती है और वित्तीय क्षेत्र से उधार भी लेती है। तो इस प्रकार से यहां पर भी इसको अगर देखें तो डॉट डॉट के माध्यम से देखें तो सरकार अपनी बचत सेविंग यहां जमा भी करेगी और उधार भी लेगी। तो ये दोनों काम वित्तीय बाजार से भी संबंधित है। सरकार अपनी बचतों को वित्त बाजार में जमा करेंगी और आवश्यकता पड़ने पर सरकार उधार भी लेगी। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। अब एक और क्षेत्र है, चौथा क्षेत्र। इसकी उपस्थिति कब हुई? जब वस्तु की मांग अधिक और पूर्ति क्या है? कम। अब जब वस्तु की मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो घरेलू क्षेत्र में उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ जाएंगी और कीमतों में वृद्धि से परिवार क्षेत्र की आय और जिन वस्तुओं को उत्पादक क्षेत्र रॉ मटेरियल के रूप में क्रय करता है, कुछ वस्तुओं को रॉ मटेरियल के रूप में भी क्रय करता है, तो वो उन सबका क्या हो जाएगा कि कीमतें बढ़ जाएंगी। और कीमतें बढ़ने का अर्थ होता है कि आय में कमी। और कीमतें बढ़ जाने से जब इनका उत्पादक क्षेत्र में कच्चा माल की कीमत बढ़ जाएगी तो लागतें बढ़ जाएंगी और वस्तु की कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार से परिवार क्षेत्र की हानि होगी, आर्थिक विकास अवरुद्ध होगा। या एक स्थिति और भी ये हो सकती है कि मांग क्या है? कम है और पूर्ति क्या है? अधिक है। अब इससे भी क्या हो जाएगा कि इससे कीमतें नीचे हो जाएंगी। वस्तु की मांग कम है, पूर्ति अधिक है, तो कीमतें कम हो जाएंगी। अब इसका भी दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट क्या है? मंदी आएगी, परिवार क्षेत्र का लाभ होगा। किंतु इसका नुकसान क्या होगा? चूंकि चक्राकार प्रवाह है और सभी सेक्टर जो हैं, क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और पूर्ति अधिक है, तो उत्पादक क्षेत्र जो है वो वस्तुओं का जो उत्पादन है वो कम कर देगा। उत्पादन कम हो जाएगा तो साधन बाजार पे क्या असर पड़ेगा कि साधनों की मांग कम हो जाएगी। दूसरा प्रभाव क्या होगा कि साधनों का प्रतिफल जो है वो कम हो जाएगा। साधनों की मांग कम हो गई, साधनों की आय कम हो गई, बेरोजगारी हो जाएगी। बेरोजगारी का आय परिवार क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि परिवार क्षेत्र की आय कम हो जाएगी। अब ये चक्र चल रहा है। जब परिवार क्षेत्र की आय कम हो जाएगी तो वस्तु बाजार पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि वस्तुओं की मांग और कम हो जाएगी, मांग और कम हो जाएगी। मंदी के गर्त में चला जाएगा, अर्थव्यवस्था मंदी की ओर चली जाएगी। अब इन सबको रेगुलेट करने का कार्य सरकार का है, तो सरकार फिर एक चौथी अर्थव्यवस्था, 4 क्षेत्र, ये कौन सा है? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, विदेशी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर। अब जब हमारे पास वस्तुओं की मांग अधिक है, पूर्ति कम है, तो सरकार क्या करेगी? अभी इसमें सरकार और उत्पादक क्षेत्र में देखें, वस्तुओं की मांग अधिक और पूर्ति कम, तो सरकार आयात करेगी। आयात करेगी अर्थात आयात करने से देश का जो पैसा है वो विदेशों में जाएगा, यानी कि सरकार का ये व्यय हो गया। दूसरा क्या है? मांग कम है, पूर्ति अधिक है,
तो सरकार क्या करेगी कि वस्तुओं का निर्यात करेगी। वस्तुओं का निर्यात करने से क्या हो जाएगा कि डिमांड और सप्लाई का संतुलन बन जाएगा, और ये असंतुलन ही वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी करता है। तो ये संतुलन स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि उत्पादक क्षेत्र के कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, पूर्ति कम है, तो वो विदेशों से आयात करेगी, और यदि उसके पास वस्तुओं की अधिकता है तो वो विदेशी क्षेत्र को निर्यात करेगी। आयात करने में फर्म या उत्पादक क्षेत्र का व्यय है, और निर्यात करने से उसको आय प्राप्त होगी। अब विदेशी क्षेत्र का घरेलू जो सेक्टर है, परिवार क्षेत्र, इससे भी संबंध है। इससे क्या संबंध है? हमारे परिवार क्षेत्र से बहुत से लोग विदेशी क्षेत्र में कार्य करते हैं। विदेशी क्षेत्र में, विदेशों में काम करने से उनको यहां से क्या है कि साथ में पैसा ले जाते हैं। तो परिवार क्षेत्र से जो व्यय है या परिवार क्षेत्र की आय विदेशी क्षेत्र में चली जाती है। परिवार क्षेत्र की जो आय है विदेशों में चली जाती है। हमारे परिवार क्षेत्र के विद्यार्थी विदेशों में पढ़ते हैं, स्टूडेंट, उनको यहां से घर वाले पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। तो ये जो पेमेंट हो रहा है विदेशी क्षेत्र में, तो ये परिवार क्षेत्र की व्यय है। परिवार क्षेत्र से आय निकल करके विदेशी क्षेत्र में जा रही है। इसी प्रकार से विदेशों में हमारे परिवार क्षेत्र के कई लोग रोजगार में लगे हुए हैं। वहां पे फैक्ट्री, दुकान या कोई रोजगार कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। तो वो लोग वहां से विदेशों से परिवार क्षेत्र को पैसा भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये परिवार क्षेत्र से विदेशी क्षेत्र से पैसा निकल करके कहां पे आ जाता है? परिवार क्षेत्र को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से परिवार क्षेत्र भी विदेशी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। परिवार क्षेत्र के लोग विदेशों में कार्यरत होते हैं, तो आय का प्रवाह जो होता है विदेशी क्षेत्र में होता है, और जो विदेशी क्षेत्र में परिवार क्षेत्र के लोग काम करते हैं, वहां पे रोजगार में होते हैं, आय उत्पन्न करते हैं, वो आय अपनी परिवार क्षेत्र में बेचते हैं। तो इस प्रकार से यह परिवार क्षेत्र में आय के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये चारों क्षेत्र जो होते हैं वो इन क्षेत्रों में जुड़े हुए होते हैं। अब एक और देख ले इसमें, विदेशी क्षेत्र क्या है कि हमारे देश के वित्त बाजारों में पूंजी का निवेश भी करते हैं। तो इस प्रकार से विदेशी क्षेत्र से जो पूंजी है उसका फ्लो हमारी फाइनेंशियल मार्केटों में होता है, तो ये हमारी आय होती है। जब वो अपने वित्त बाजार से पूंजी ले जाते हैं तो हमारा व्यय होता है। तो इस प्रकार से चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का चक्राकार प्रवाह चलता रहता है। थैंक यू।